Swayam Prabha. Digital India. Educated India. नमस्कार दोस्तों, हम विभाजन से संबंधित इतिहास लेखन की चर्चा को आगे जारी रखते हुए आज इसके राजनैतिक पक्ष को लेकर जो इतिहास लेखन हुआ है और उसकी जो बदलती प्रवृत्तियां हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, यह सीरीज आधुनिक भारत के इतिहास लेखन के ऊपर केंद्रित है, जहां हम अलग अलग विषयों के ऊपर जो इतिहास लेखन हुआ है उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। खास तौर पर हमारा ध्यान इस इतिहास लेखन की बदलती प्रवृत्तियों की तरफ है, उनको रेखांकित करने की तरफ है हमारा कोशिश। और इसी क्रम में हमने विभाजन 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप का विभाजन, भारत पाकिस्तान के बनने की कहानी, उसके ऊपर चर्चा आरंभ की है। इसके अलग अलग पहलू रहे हैं इस इतिहास लेखन के, जिसमें राजनीतिक पक्ष से संबंधित इतिहास लेखन का काफ़ी प्रभाव रहा है। और उसके बाद 1980 के दशक मध्य से 1980 दशक के मध्य से जिस प्रकार आम आदमी की दुख, उनके दर्द, उनके डिस्प्लेसमेंट आदि की तरफ इतिहासकारों ने, विद्वानों ने हमारा ध्यान खींचा। उसका इतिहास कैसे लिखा जाए, इसकी बात है। और फिर हम विभाजन और इसकी जो सिनेमाई अभिव्यक्ति का इतिहास, वह जो विमर्श है कि किस प्रकार भारत के विभाजन को सिनेमैटिक रजिस्टर्स, सिनेमा किस तरह से देखा, उसकी भी चर्चा है। तो ये तीन मोटे फलक हैं जिसमें आज का लेक्चर हम इसके राजनीतिक पक्ष की तरफ रखेंगे। भूमिका के तौर पर यदि मैं कुछ मानीखेज तथ्यों की तरफ इशारा करूं तो शायद विश्व इतिहास में कोई भी दूसरा इवेंट जहन में नहीं आता है जब दक्षिण एशियाई संदर्भ में, यदि खास कर कहें, लेकिन वैश्विक संदर्भ में भी, जब इतने बड़े पैमाने पर लोगों का स्थानांतरण हुआ, लोग प्रभावित हुए, जितना कि भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय हुआ। सांख्यिकी आंकड़े में बहुत विविधता है, विद्वानों में कोई एक मत नहीं है, लेकिन यदि कंजर्वेटिव एस्टीमेट भी हम लगाएं तो करीब करीब 6 मिलियन लोग इससे प्रभावित हुए।
और जैसे जैसे विभाजन के प्रति हमारी समझ बढ़ती जा रही है, इसके इतिहास की नई परतें जैसे जैसे खुलती जा रही हैं, हमारे ज्ञान में इजाफा होता जा रहा है, हम पाते हैं कि कोई भी सुदूर से सुदूर इलाका ऐसा नहीं रहा जहाँ की विभाजन की त्रासदी न पहुँची हो। हालिया दशकों में, पिछले 2-3 दशकों में खासकर यदि कहें तो जिन इलाकों में हमें यह लगता था कि वहाँ विभाजन का दंश शायद न पहुँचा हो, वहाँ भी विभाजन के साफ आसार हमारे सामने दिखते हैं। यहाँ तक कि जैसे झारखंड के इलाकों में, बिहार से के सुदूरवर्ती इलाकों में भी इसका प्रभाव इतिहासकारों ने हमारे समक्ष रखा है। खासकर बिहार के संदर्भ में मैं कहूँ तो पापिया घोष के बहुत ही महत्वपूर्ण काम हैं। झारखंड के संदर्भ में कथिंका सिन्हा करखौप का काम है, जिन्हें पढ़ा जाना चाहिए। तो दूसरी तरफ उत्तर पूर्व के इलाके के राज्य, वहाँ किस प्रकार से विभाजन का दंश वहाँ के समाज को झेलना पड़ा, इस बाबत भी किताबें लिखी गई हैं, लेख लिखे गए हैं। तो और इतना ही नहीं, इसकी सामाजिक परछाई तो एक बात है, लेकिन जीवन का कोई भी ऐसा विभाग नहीं है, चाहे वह राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, जहाँ इसका प्रत्यक्ष प्रभाव न पड़ा हो। तो ऐसे में विभाजन के इतिहास लेखन की तरफ हमारा ध्यान जाना बहुत स्वाभाविक है और ज़रूरी भी है। लेकिन यह दिलचस्प यह बात है कि एक बहुत अरसे तक हम विभाजन की इस पीड़ा को, इस विस्तृत फलक को इतिहास में या तो अनदेखा करते रहे या फिर इसे भारतीय स्वतंत्रता के, आज़ादी के एक साइड इफ़ेक्ट के रूप में, एक जिसे कह सकते हैं प्रसव पीड़ा की तरह इतिहासकारों ने देखा। जहाँ तवज्जो विभाजन को लेकर जितना नहीं था, उतना किस तरह से आज़ादी हासिल हुई वह बात अहम रही। मोटे तौर पर कहें तो यह त्रासदी इसलिए भी है कि, और जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, कि जो बौद्धिक जगत था, पत्रकार थे, साहित्यकार थे या सिनेमा का जगत था, वह विभाजन के शुरुआती वर्षों से ही इसके दुष्परिणामों, इनके नकारात्मक प्रभावों की तरफ हमारा ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश कर रहा था, लगातार कर रहा था। लेकिन इतिहास, अकादमिक इतिहास को इस तरफ आने में, यह एहसास होने में काफ़ी वक्त लगा। पहली बार मुकम्मल तौर से कहें तो 1967 में सर C.H. फिलिप्स के द्वारा पहल की गई, एक सेमिनार का आयोजन किया गया। C.H. फिलिप्स लंदन में
SOAS में कार्यरत थे और इस सेमिनार में बहुत जोरदार इसके रिस्पॉन्स रहे और एक तरह से कह सकते हैं कि इसी के परिणाम स्वरूप सर निकोलस मानसेर्ग के संपादन में 22 खंडों में ट्रांसफर ऑफ पावर सीरीज, जिसमें बहुतायत में सरकारी दस्तावेजों का संग्रह संपादन कर इसका प्रकाशित हुआ। एक तरह से 1967 के सेमिनार ने अंग्रेजी सरकार पर यह दबाव बनाया और उस दबाव का नतीजा इन डॉक्यूमेंट्स का प्रकाशन ट्रांसफ़र ऑफ पावर सीरीज़ में हम देखते हैं। और इन दस्तावेजों का बाद के दशकों में भी आज भी विभाजन और भारत पाकिस्तान के स्वतंत्रता के इतिहास लेखन के राजनीतिक पक्ष, सरकारी नीतिगत पक्ष को समझने में इनकी बहुत अहम भूमिका है। इससे किसी को गुरेज नहीं हो सकता है। 1972 में भारत में इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ने टुवार्ड्स फ्रीडम सीरीज की शुरुआत की, जिसमें आज़ादी और विभाजन दोनों से जुड़े हुए, क्योंकि दोनों आज़ादी और विभाजन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, अनेक महत्वपूर्ण दस्तावेजों का पिछले 5 दशकों में इनका प्रकाशन इतिहासकारों द्वारा किया गया है। ये दो बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव रहे हैं जहाँ तक सरकारी नीतियों को समझने की बात है और उस राजनीतिक इतिहास की बात है। लेकिन यहाँ हम यह भी देखते हैं, और फिर आप कह सकते हैं कि 1980 के दशक में बहुत महत्वपूर्ण कुछ बदलाव आए इस इतिहास लेखन में, उसकी तरफ भी हम अपना ध्यान अभी केंद्रित करेंगे। लेकिन जो राजनीतिक पक्ष है इस इतिहास का, वह 1960 के दशक के बाद से कह सकते हैं 1990 के दशक तक या बाद भी दो इसकी मुख्य धुरी हमारे सामने आती है। एक तो इतिहासकार इस बात में खासे उलझे नज़र आते हैं कि ब्रिटिश नीतियां क्या रहीं आज़ादी और विभाजन को लेकर, और इसे कहीं न कहीं उस ट्रांसफ़र ऑफ पावर के चौखटे में जब अंग्रेज सरकार भारत से अपना शासन समेट रहा था, तो उस समय जो उसके सरोकार रहे, उसके अफसरों की नीतियां, उनके आकलन में इतिहासकारों ने खासा ध्यान दिया। और इसमें भी विशेष तौर से 3 वायसरायों 1940 के बाद से 3 वायसराय जो भारत में रहे, लिनलिथगो, वेबल और माउंटबेटन, इनकी
नीतियाँ, इनके स्ट्रेटजीज आदि की समालोचना की तरफ इतिहासकारों का खास तवज्जो रहा। तो ये एक धुरी इस इतिहास का हमारे सामने आता है। और इसका दूसरा पक्ष रहा जब इतिहासकारों ने भारतीय राजनीतिज्ञों और जब खासकर उस समय के जो राजनीतिक नेतृत्व था, चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, महात्मा गांधी हों, सरदार पटेल हों, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना हों, मुस्लिम लीग हो, चौधरी खलीकुज्जमान हो, इनकी नीतियों, इनके विचारों, इनके बयानों, इनकी गतिविधियों की तरफ और उसके विश्लेषण में इतिहासकारों ने बहुत ध्यान केंद्रित किया। और यह एक साथ अकादमिक स्तर पर भी और अकादमिक दायरे के बाहर भी, जब बौद्धिक बुद्धिजीवी इस इतिहास को लिख रहे थे, नॉन एकेडमिक रीडरशिप के लिए भी, वहाँ दोनों ही स्तरों पर यह चलता रहा। इन सबके साथ जहाँ कि एक तरफ तो ब्रिटिश अफसरों और सरकार की नीतियाँ और दूसरे तरफ राजनीतिक नेतृत्व की का आकलन, इस सब के साथ जो एक सवाल बहुत इतिहासकारों को प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उनके इतिहास लेखन को प्रभावित करता रहा, वह था कि क्या विभाजन अवश्यंभावी था या बंटवारे को टाला जा सकता था। और इस सवाल के विस्तृत फलक में जिन दो धुरियों की बात हम लोग कर रहे हैं, चाहे वह ब्रिटिश सरकार की नीतियाँ या फिर राजनीतिक नेतृत्व की बात, उन दोनों को आंका जाता रहा। या आप कह सकते हैं कि आज भी कहीं न कहीं यह सवाल इतिहास लेखन में बार उभर कर आ जाता है। तो यह एक स्ट्रैंड है हिस्टोरियोग्राफी का। और इसमें जो पहली धुरी की बात हम कर रहे थे, जहां आप कह सकते हैं कि साम्राज्य के अंतिम दिनों की बात, एंड गेम ऑफ एम्पायर का इतिहास है, उस संदर्भ में रॉबिन मूर, डेविड पेज, अनीता इंदर सिंह आदि के काम देखे जा सकते हैं। अनेक अंतर्दृष्टियों और गहनता से जांच पड़ताल का परिणाम है इनके काम, इनके शोध। लेकिन साथ साथ खासकर 1980 के दशक के बाद यह जो क्या बंटवारा अवश्यंभावी था या इसे टाला जा सकता था,
इस सवाल को में एक नया आयाम जुड़ गया इतिहास लेखन में, और वह आयाम था कि विभाजन को संप्रदायवाद के इतिहास की चरम परिणति के रूप में देखना, विश्लेषित करना। अब इतिहासकारों का एक समूह इस बात पर एम्फेसिस दे रहा था कि हमें किसी खास नेता या सरकारी नीतियों को जरूरत से अधिक तवज्जो देने से अधिक पार्टीशन को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखा जाना चाहिए जिसकी जड़ें किसी नेता या सरकारी नीति में न होकर संप्रदायवाद के उस इतिहास की तरफ जाती है जो भारत में 19वीं सदी के उत्तरार्ध से ही शुरू हो गई थी। और यहाँ इन इतिहासकारों ने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि इस संप्रदायवाद का इतिहास, इसकी अलग अलग इसमें मील के पत्थर हो सकते हैं, जिसमें सरकारी नीतियां, अंग्रेज़ों की नीतियों का भी योगदान रहा। जिस तरह से सेपरेट इलेक्टोरेट्स की बात हुई, और अलग अलग इवेंट हो सकते हैं, अलग अलग इस इतिहास में, इस प्रक्रिया में अलग अलग साल मायने रखते हैं, अलग अलग पड़ाव हो सकते हैं इस प्रक्रिया के। लेकिन इसको एक व्यापक संदर्भ में विभाजन को देखा जाना चाहिए। और इस संप्रदायवाद के इतिहास के संदर्भ में भी फिर से मुस्लिम लीग या मोहम्मद अली जिन्ना की भूमिका का पुनर्मूल्यांकन भी शुरू हुआ। खास तौर पर इतिहासकारों का रुख 1937 के चुनावी परिणामों के बाद मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना के बदलती हुए भूमिका, और ख़ास तौर पर इस 1937 के बाद के कालखंड में भी 1940 के लाहौर रिजोल्यूशन से उनके बदलते तेवर की तरफ जाता है। लेकिन व्यापक संदर्भ एक उस संप्रदायवाद के इतिहास की तरफ जो कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध से ही शुरू हो जाता है। और पॉपुलर लेवल पे कहें या मुहावरे की तरह कहें तो यहाँ अंग्रेज़ों की भूमिका भी केंद्र में रही इस इतिहास लेखन में, जो कि उस कहावत की फूट डालो और शासन करो कि अंग्रेज़ों की नीति की तरफ भी हमें ले जाता है। तो इस संप्रदायवाद के इतिहास में जहाँ एक तरफ मुस्लिम लीग और मोहम्मद अली जिन्ना की बात हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ हिंदू संप्रदायवाद और उसकी भूमिका की तरफ भी
इतिहासकारों ने हमारा ध्यान खींचा। लेकिन एक जो साथ साथ महत्वपूर्ण इसका स्ट्रीक है, इस हिस्टोरियोग्राफी का एक जो कड़ी, महत्वपूर्ण कड़ी है, उसका वैचारिक आधार इस सांप्रदायवाद के इतिहास में भी थोड़ा सा अलहदा हमें मिलता है। और यह जो एक वैचारिक पक्ष है या सैद्धांतिक पक्ष आप कह सकते हैं इस संप्रदायवाद के इतिहास का, वहाँ इतिहासकारों के एक समूह ने यह माना कि दरअसल संप्रदायवाद का इतिहास राष्ट्रवाद के इतिहास का ही दूसरा पक्ष रहा है। जब जब राष्ट्रवादी शक्तियाँ कमज़ोर हुई तब तब संप्रदायवाद ने अपना सर उठाया। और यहाँ खासकर इस फ्रेम में जो केंद्रीय स्थान रखा गया वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। जब जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पकड़ कमज़ोर हुई, जहाँ जिन इलाकों में उसकी संगठनात्मक शक्ति छीन हुई, वहाँ संप्रदायवाद, वहाँ सांप्रदायिक दंगे उभर कर आए। तो इस जिस वैचारिक धारा की बात मैं कर रहा हूँ, इस वैचारिक धारा में संप्रदाय के इतिहास में किसी खास व्यक्ति पर ध्यान उतना केंद्रित नहीं है जितना कि उस संप्रदायवाद के संरचनात्मक और प्रक्रिया जनित पहलुओं को समझने में है, और साथ साथ उसको क्षेत्रीय विविधता के संदर्भ में देखने की है। यही वह समय भी रहा जबकि इन इतिहास लेखन की प्रवृत्तियों के समानांतर एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप आयशा जलाल के काम के रूप में हमारे सामने आता है, जो उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना पर केंद्रित किया। और उससे पहले स्टैनले वॉलपार्ट ने भी मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के प्रति हमारी समझ में इजाफा किया था। लेकिन ख़ास तौर पर आयशा जलाल ने बहुत प्रभावशाली तरीके से इस बात को रखा कि मोहम्मद अली जिन्ना अपने व्यक्तित्व में और अपने विचारों में, अपने उनकी नीतियों में वे बेहद फ्लेक्सिबल थे। और यह जो प्रचलित मान्यता रही इतिहासकारों की मोहम्मद अली जिन्ना को लेकर, उससे बहुत विपरीत यह प्रस्तावना आयशा जलाल ने रखा। और उन्होंने दिखाया कि मोहम्मद अली जिन्ना दरअसल बहुत बाद तक भी पाकिस्तान नहीं चाहते थे। उनकी संकल्पना 5 संप्रभु क्षेत्रों की थी, लेकिन वे कभी भी पंजाब का बंटवारा नहीं चाहते थे। उनके मॉडल में एक कमज़ोर केंद्र के अधीन ही सभी स्वायत्त प्रांत को इन्विजन किया गया था। साथ ही उनका जोर, आयशा जलाल बताती हैं कि
मोहम्मद अली जिन्ना का असल मकसद दरअसल कांग्रेस के बरक्ष, कांग्रेस नेतृत्व के बरक्ष समानता हासिल करना था, न कि वे एक पृथक संप्रभु राष्ट्र की जिद पर अड़े थे। इन प्रस्तावनाओं पर विवाद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, और जो इतिहासकारों के बीच हुआ भी, इन्हें अस्वीकार भी किया गया। लेकिन इसके पीछे के ऐतिहासिक साक्ष्य और तर्क बहुत पुरजोर तरीके से ऐसा जलाल ने रखा, और एक इतिहास विषय के विकास के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए, हिस्टोग्राफी के लिए आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं ऐसा जलाल और बाद के जो इतिहासकारों के द्वारा मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग के उनके आकलन को। तो यह एक पक्ष और बहुत प्रभावशाली पक्ष रहा। लेकिन साथ साथ खासकर पिछले 2 दशकों की बात यदि हम करें तो यहाँ, और मेरा ध्यान आज के लेक्चर में राजनीतिक पक्ष की तरफ ही सीमित रखना है। अब एक तरफ तो इतिहासकार विभाजन के पंजाब केंद्रित विमर्श से परे जाने की कोशिश कर रहे हैं, मिलते हैं, खासकर पिछले 2 दशकों में। यहाँ विभाजन के क्षेत्रीय विविधताएं, जिसकी तरफ मैंने शुरू में इशारा किया था, उसको बेहतर ढंग से समझने की कोशिश है। जैसे बंगाल अर्थात पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी बंगाल के बीच का, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के बीच का विभाजन, जो बाद में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में स्वतंत्र देश बना। तो बंगाल में विभाजन और उसका जो राजनीतिक और सामाजिक फलक रहा, वह पंजाब के विभाजन से बहुत अलग रहा। इस तरफ इतिहासकारों ने हमारा ध्यान दिलाया है। और यहाँ जैसे पापिया घोष के शोध का मैंने जिक्र किया, पापिया घोष बताती हैं कि बिहार के संदर्भ में यदि बात करें तो बिहार में मुसलमान समुदायों को पंजाब की तुलना में एक बार ही में माइग्रेट नहीं हो रहे थे। उनके डिस्प्लेसमेंट, उनका अपरूट, उनका माइग्रेशन कई फेज में हुआ, कई स्तरों पर हुआ। और जाहिर सी बात है, इसलिए उनका माइग्रेशन बिहार से पहले पश्चिम बंगाल, फिर पश्चिम बंगाल से पूर्वी बंगाल, फिर पूर्वी बंगाल से पाकिस्तान, तो ये जो कई चरणों में माइग्रेशन होने के कारण उनकी परेशानियां, उनका जद्दोजहद कई गुना अधिक हमारे सामने आता है। इसी तरह दूसरे इतिहासकार
हमें बताते हैं कि विभाजन के लंबे दीर्घकालिक परिणाम राजनीतिक धरातल पर भी हुए। अल्पसंख्यकों के पहचान की राजनीति, आइडेंटिटी का सवाल भारतीय डेमोक्रेसी के लिए एक चिंता का सबब बना और इसमें विभाजन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर रहा। इस बाबत वजीरा जमींदार का शोध जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश के मुसलमान समुदायों पर केंद्रित है, बहुत मानीखेज है और वे लॉन्ग पार्टीशन की बात करती हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इतिहासकारों ने विभाजन के इतिहास को बाद के दशकों में शहरों और महानगरीय लैंडस्केप में आए बदलाव के बाबत भी समझने की कोशिश की। किस तरह पार्टीशन ने पंजाब में, दिल्ली में, कलकत्ता में शहरों को नया स्वरूप दिया, शहरी समाज को बहुत आधारभूत स्तर पर कहें प्रभावित किया। दिल्ली के संदर्भ में वी.एन. दत्ता का महत्वपूर्ण हस्तक्षेप है और बाद में भी शोधकर्ताओं ने इन शहरों में होने वाले शॉर्ट डिस्टेंस माइग्रेशंस, सेगमेंटेशन आदि की तरफ हमारा ध्यान दिलाया है। रीसेटलमेंट और रिहैबिलिटेशन जो इन शहरों में हो रहा था, उससे किस तरह से डेमोग्राफिक चेंजेस और स्पेशियल चेंजेस इन शहरों में देखने को मिलता है, उसकी बात है। किस तरह से इतिहासकारों ने यह भी दर्शाया है कि विभाजन के बाद के राजनीतिक परिदृश्य में एक अलग किस्म के वोट बैंक की राजनीति का इमर्जेंस भी हो रहा है और यह कहीं ना कहीं पॉलिटिकल आइडेंटिटीज़, कम्युनिटी आइडेंटिटीज़ के तरफ इशारा करता है। और जैसा मैंने पहले भी कहा, इन मुद्दों पर विवाद हो सकता है, प्रस्तावना को अस्वीकार किया जा सकता है, स्वीकार किया जा सकता है, मतभेद हो सकता है हमारा, लेकिन इस बात में संदेह नहीं कि इन सभी मुद्दों की जड़ें बहुत गहरे रूप से विभाजन के इतिहास से जुड़ जाती हैं और यह इतिहासकारों ने इस तरफ हमारा ध्यान खींचा है। इतना ही नहीं, जब सरकारी नीतियों की बात हो तो पिछले 2 दशकों में
ऐसे शोध हो रहे हैं इतिहासकारों के द्वारा जो शीर्षस्थ सरकारी नीतियों का किस तरह से उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा था, या प्रांत के स्तर पर जो अंग्रेजी अफसर थे उनको किस तरह से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था और किस तरह से वे डिसीजन ले रहे थे और उन डिसीजंस का आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा था, इस तरफ भी इतिहासकारों ने ध्यान दिया। यह एक बहुत लंबे समय तक एक अछूता पक्ष रहा इतिहास का, और इसी का एक दूसरा पहलू यह भी रहा जो भी अछूता रहा और जिस तरफ इतिहासकार हाल के दशकों में ध्यान दे रहे हैं, वह यह कि जो शीर्षस्थ राजनीतिक नेतृत्व था और आम जनता के बीच जो खाई थी, उस खाई की तरफ भी इतिहासकारों का ध्यान अब अधिकाधिक जा रहा है। अर्थात ग्राउंड लेवल पर प्रांतों में किस तरह से पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हो रहा था, उस बाबत भी प्रांतीय इतिहास स्वतंत्रता विभाजन के आसपास के वर्षों में किस तरह से लोकल पॉलिटिक्स शेप ले रहा था, उसकी चर्चा भी इतिहासकार अब उत्तरोत्तर कर रहे हैं। इसी के साथ कुछ और जो अहम मुद्दे जिनकी तरफ ध्यान गया है लेकिन और भी अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है, उसमें एक तो जो शहरी अध्ययन में विभाजन की भूमिका की बात मैंने कही, लेकिन जो रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट की पॉलिसीज़ रही, उसका किस तरह से कार्यान्वयन हुआ और वहाँ उस कार्यान्वयन में सरकार की नीति जो ऑफिशियल स्टैंड एक बात है, और किस तरह से आम जनता समाज को कितना फ़ायदा हुआ, किस तरह से फ़ायदा हुआ, समाज इन रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट पॉलिसीज़ को किस तरह से आका, आम जन के बीच क्या छवियां गई, इस बाबत भी इतिहासकार काम कर रहे हैं। लेकिन और भी अधिक काम करने की, खासकर क्षेत्रीय संदर्भों में अभी और भी बहुत काम करने की ज़रूरत यहाँ है। जैसे जो शरणार्थी आए, उन्हें अलग अलग प्रांतों में बसाया गया और इन प्रांतों में अंडमान से लेकर दंडकारण्य से लेकर महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कश्मीर, सभी उत्तर प्रदेश, एक पूरा भारत का नक्शा उभर कर हमारे सामने आता है। तो इनकी जो क्षेत्रीय विविधताएं क्या रहीं, उसके क्या सामाजिक दीर्घकालिक परिणाम हुए, किस तरह से नया समाज आकार ले रहा है,
उस पर भी अभी और बहुत शोध करने की ज़रूरत है। हाँ, इतना ज़रूर है कि इन सभी मुद्दों पर इतिहास के शोधार्थियों का ध्यान गया है और अलग अलग तरह से इतिहासकार अपने आसपास के परिदृश्य में भी विभाजन के इतिहास, पार्टीशन के रेमिफिकेशंस की तरफ गंभीरता से सोच रहे हैं। एक दूसरा जो अहम मुद्दा पार्टीशन के साथ, खासकर जब हम इस राजनीतिक पक्ष पिछले 75 साल की राजनीतिक परिदृश्य की बात करें तो कश्मीर को लेकर रहा है और इस बाबत भी बहुत शोध हुआ है जिसे देखा जा सकता है, जो हमारी इतिहास की समझ को बहुत मुकम्मल करता है। तो अलग अलग जो राजनीतिक परिणाम कह सकते हैं या राजनीतिक कारकों के संदर्भ में विभाजन को समझने की कोशिश इतिहासकारों के द्वारा होती रही है। इतना ही नहीं, हमें इसके आर्थिक पहलुओं की तरफ भी, जैसे सीएन वकील का काम, जब उन्होंने पार्टीशन से होने वाले इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स से पार्टीशन का असेसमेंट किया, या फिर दूसरी तरफ कहें तो पंजाब का जब विभाजन हुआ, भारत पाकिस्तान विभाजन के संदर्भ में पंजाब जब पूर्वी और पश्चिमी पंजाब में बट गया, तो ऐसे में जो नहरों और सिंचाई की जो संरचना थी उस पर किस प्रकार से दबाव पड़ा और उसके क्या परिणाम हुए, इस तरफ भी बहुत मानीखेज शोध हमारे सामने है। लेकिन इन सभी जो ऐतिहासिक इतिहास लेखन के उदाहरण में यहाँ जिनका जिक्र कर रहा हूँ, इन सभी मुद्दों पर और भी गहरे इतिहास लेखन, गहरे शोध की जरूरत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। एक तरह से कह सकते हैं कि हम पिछले 75 साल में विभाजन के इतिहास की परतों के कुछ मुद्दों को, उनके सतहों को, उस सतह को हमने खरोंचा भर है। अभी बहुत आगे इस इतिहास को जाना होगा, नए तरह से नए सवाल उठाने की ज़रूरत है और इन सवालों को सामाजिक और सांस्कृतिक, खासकर पक्षों के साथ जोड़ने की ज़रूरत है। अब इतिहासकारों का एक समूह विभाजन और उसके होने वाले प्रभाव, खान पान से संबंधित इतिहास की तरफ भी अपना रुख कर रहा है। तो
एक सर्वांगीण, एक व्यापक समझ के लिए ये सभी मुद्दे महत्वपूर्ण हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण हिस्टोरियोग्राफिकल इंटरवेंशन पिछले 1.5-2 दशकों में पार्टीशन और इसका दलित समुदाय के प्रति पर प्रभाव के आकलन के रूप में सामने आया है। जहां इतिहासकार हमें बताते हैं कि पार्टीशन का, बंटवारे का प्रभाव समाज के हर हिस्से, हर तबके पर एक जैसा नहीं पड़ा। जो गरीब थे, जो पहले से हाशिए पर उपेक्षित थे, दबे हुए थे, उनके लिए बंटवारा अधिक त्रासदायी था। और इस व्यापक सैद्धांतिक सवाल के साथ दलित समुदाय पर, दलित शरणार्थियों पर जो बंटवारे का प्रभाव पड़ा, उसका आकलन किया गया है। किस तरह से सरकारी नीतियां रिहैबिलिटेशन और रीसेटलमेंट को लेकर जो रही, वह भी दलित समुदाय के लिए कितनी कारगर हुई, इस पर सवालिया निशान इतिहासकारों ने लगाए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह कि इस इतिहास लेखन में हम एक तरफ तो उच्च राजनीतिक पक्ष के साथ गहन जांच पड़ताल पाते हैं और दूसरा राजनीति और सामाजिक, सामुदायिक जो इतिहास के बीच की जो कड़ी है, उसके तरफ भी इतिहासकारों का ध्यान गया है। और यहाँ इतिहासकारों ने हमें यह भी बताया है कि किस प्रकार जो जिन्हें शरणार्थी कहा जाता था, उनके सेल्फ परसेप्शन में उस कम्युनिटी ने, इन समुदायों ने अपनी पहचान, अपने सरोकार को बदला। जैसे जयपुर के संदर्भ में गरिमा धबई का शोध हमें बताता है कि किस प्रकार पाकिस्तान से आए हुए सिंधी शरणार्थी अपने को शरणार्थी से परमार्थी, शरणार्थी से पुरुषार्थी के रूप में अपने समुदाय का कायांतरण किया। तो यह जो यात्रा है शरणार्थी से पुरुषार्थी की तरफ, जहां नए सिरे से अपने समाज को गढ़ना, पुरुषार्थ को आधार बनाना और इससे होने वाले व्यापक सामाजिक परिणाम की तरफ भी इशारा है, जो बेहद सकारात्मक जीवन की तरफ उनकी सोच भी दर्शाता है। तो एक तरफ से यह, एक तरह से कहें तो जो कम्युनिटी बिल्डिंग एक्सरसाइजेस हैं, सेल्फ परसेप्शन, सेल्फ आइडेंटिटी को नए सिरे से गढ़ने की बात है, उसकी तरफ भी यह इतिहास
हमारा ध्यान दिलाता है। इस इतिहास लेखन के ये अलग अलग जो आयाम रहे हैं, इनकी तरफ आज का लेक्चर एक तरह से कह सकते हैं कि एक स्टॉक टेकिंग एक्सरसाइज की तरह आप देख सकते हैं, जहां मेरा मुख्य उद्देश्य किसी एक इतिहास लेखन या किसी एक इतिहासकार के अध्ययन की बारीकी से पड़ताल करना नहीं था। मुख्य उद्देश्य यहाँ एक समग्र मूल्यांकन और अलग अलग विषयों को छूना था, उनको आपके साथ उन पर हो रहे कामों का आपके साथ साझा करना था। और इससे मेरा विश्वास है कि आपको आगे आने वाले शोध में मदद मिलेगी। इतना तय है कि पिछले 75 साल के इस इतिहास लेखन ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि आप भले ही बंटवारे के इतिहास पर काम न भी कर रहे हों, लेकिन यदि आप पॉलिटिकल, सोशल या कल्चरल हिस्ट्री के किसी भी एस्पेक्ट्स पर काम करें तो वहाँ आपके समझ में कहीं न कहीं उसके तार आपको बंटवारे के इतिहास की तरफ लेकर जरूर जाएंगे। और यही इस इतिहास लेखन की हमको इतिहास को एक देन के रूप में भी आप देख सकते हैं। मैं अपनी चर्चा यहाँ आज समाप्त करूँगा और अगले लेक्चर में, जैसा कि मैंने पहले कहा, हम विभाजन के इतिहास के एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, विभाजन और सिनेमा के अंतर्क्रियाओं का जो इतिहास है, उसकी तरफ अपना रुख करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।